नमस्कार। आज हम बात करेंगे समुद्र की गहराइयों में छिपे एक ऐसे हथियार की जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं को भी घुटनों पर ला सकता है। हम जानेंगे कि पनडुब्बियां आखिर काम कैसे करती हैं और क्यों उन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक असली घटना है जो दिखाती है कि समंदर के नीचे का युद्ध असल में कितना मुश्किल है। जरा कल्पना कीजिए, 21 दिन। इतने समय में तो एक अकेली पनडुब्बी पूरे के पूरे जहाजी बेड़े को तबाह कर सकती है। और यही वजह है कि पनडुब्बी तकनीक आज इतनी ज्यादा अहम हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन पनडुब्बियों को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है, और उससे भी बड़ा सवाल, इनकी सबसे बड़ी, सबसे घातक कमजोरी क्या है। आइए उस एक चुनौती को समझते हैं जिसने पिछले 100 सालों में पनडुब्बी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हर पनडुब्बी, चाहे वो कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, एक बहुत ही बुनियादी समस्या से जूझती है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यहीं पर इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। देखिए, किसी भी इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन समुद्र की सैकड़ों मीटर की गहराई में भला हवा कहाँ से आएगी। इसका समाधान निकाला गया एक हाइब्रिड सिस्टम से। जी हाँ, बिल्कुल, एक हाइब्रिड कार की तरह। जब पनडुब्बी सतह पर होती है तो वो अपने डीजल इंजन से बड़ी बड़ी बैटरियों को चार्ज करती है, और जब ये पानी के नीचे जाती है तो इंजन बंद हो जाता है और ये पूरी तरह शांत होकर बैटरी पर चलती है। लेकिन इस पूरे साइकिल में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। हर 48 घंटे में पनडुब्बी को सांस लेने के लिए सतह पर आना ही पड़ता है, और जैसे ही उसका डीजल इंजन चालू होता है, उसकी आवाज और धुएं से दुश्मन को उसकी मौजूदगी का सीधा सीधा पता चल जाता है। ये वो पल होता है जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। तो बस इसी एक कमजोरी को दूर करने के लिए दुनिया भर में एक तकनीकी दौड़ शुरू हो गई कि आखिर कैसे बिना सतह पर आए पनडुब्बी को असीमित हवा दी जाए। शुरुआती समाधान था स्नॉर्कल। ये एक तरह की पाइप होती थी जो पानी के ठीक नीचे रहते हुए इंजन के लिए हवा खींचती थी। ये एक चालाक जुगाड़ तो था, लेकिन आज की आधुनिक रडार और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के सामने ये बिल्कुल बेकार है। वो इस छोटी सी पाइप को भी आसानी से पकड़ लेते हैं। असली गेम चेंजर तो तब आया जब AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक सामने आई। अब इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा पावर जनरेटर है जिसे चलने के लिए बाहर की हवा की जरूरत ही नहीं होती। ये पानी के नीचे ही बिजली पैदा करके बैटरियों को चार्ज कर सकता है, और इस टेक्नोलॉजी का असर जबरदस्त था। सोचिए, जहां एक पारंपरिक पनडुब्बी को हर 2 दिन में सतह पर आना पड़ता था, वहीं एक AIP पनडुब्बी अब 15 दिनों तक, यानी 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। ये उसे एक सच्चा खामोश शिकारी बनाती है। लेकिन पानी के नीचे रहने की क्षमता का जो शिखर है, वो है परमाणु ऊर्जा। एक परमाणु पनडुब्बी को तो दशकों तक ईंधन भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थ्योरी में तो ये सालों तक पानी के नीचे रह सकती है, लेकिन इसकी असली सीमा है इंसान। चालक दल के लिए लाया गया खाना लगभग 3 महीने में खत्म हो जाता है। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज मिलकर किसी भी देश की नौसेना को कैसे मजबूत बनाती हैं। चलिए अब इस स्ट्रेटेजिक शतरंज की बिसात को समझते हैं। देखिए, एक मजबूत नेवी के लिए 4 लेयर्स की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। तटीय रक्षा के लिए पारंपरिक पनडुब्बियां, गहरे समुद्र में गश्त के लिए AIP, दुश्मन के इलाके में हमले के लिए परमाणु हमलावर पनडुब्बियां, और जवाबी हमले की गारंटी देने के लिए परमाणु मिसाइल पनडुब्बियां। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के पास ये क्षमताएं हैं, लेकिन परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के मामले में अभी भी एक जरूरी कमी नजर आती है। और यहीं पर रणनीतिक चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। चीन के पास न सिर्फ ये चारों लेयर्स मौजूद हैं, बल्कि उसका पनडुब्बी बेड़ा भी भारत के मुकाबले लगभग 4 गुना बड़ा है। तो सवाल फिर वही है, अगर ये पनडुब्बियां इतनी ताकतवर और लगभग अदृश्य हैं, तो फिर इनका शिकार किया कैसे जाता है। यहीं पर एंट्री होती है एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ASW की। भारत इन छिपे हुए शिकारियों को ढूंढने के लिए मुख्य रूप से P-8I जैसे विमानों का इस्तेमाल करता है। इन्हें आप आसमान में मौजूद आंखें कह सकते हैं, जो आधुनिक सोनार तकनीक से लैस होती हैं। जैसे ही विमान को किसी पनडुब्बी के होने का शक होता है, तो वो पानी में सोनोबॉय गिराता है। अब ये है क्या? ये एक तरह का अंडर वाटर माइक्रोफोन है जो पनडुब्बी के इंजन की आवाज को सुनता है और उसकी सारी जानकारी वापस विमान को भेज देता है।
एक बार पनडुब्बी की लोकेशन पता चल जाए तो उसे नष्ट करने के लिए दो मुख्य हथियार हैं। पहला है टॉर्पीडो। ये एक स्मार्ट अंडर वाटर मिसाइल है जो अपने शिकार का पीछा करके ही दम लेती है। दूसरा हथियार है डेप्थ चार्ज। अब ये टॉर्पीडो की तरह स्मार्ट नहीं है, ये एक बड़ा बम है जिसे बस पानी में गिरा दिया जाता है। इसका धमाका पानी में एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा करता है जो पनडुब्बी के ढांचे को ही तोड़कर उसे तबाह कर देती है। लेकिन एक पनडुब्बी सबसे ज्यादा असुरक्षित तब होती है जब वो समुद्र में नहीं बल्कि अपने ही बेस पर, अपने ही बंदरगाह पर खड़ी हो। तो सवाल ये है कि इन अरबों डॉलर की मशीनों को दुश्मन की नजरों से कैसे बचाया जाए। इस रणनीतिक पहेली का आखिरी टुकड़ा है बंदरगाह की सुरक्षा। देखिए, खुले बंदरगाह पर खड़ी पनडुब्बियों को सैटेलाइट से बहुत आसानी से देखा जा सकता है और निशाना बनाया जा सकता है। इसका सिर्फ एक ही समाधान है, उन्हें पहाड़ों के नीचे छिपाना। इस मामले में चीन के पास यूलिन नेवल बेस के रूप में ये क्षमता पहले से ही मौजूद है। भारत भी पीछे नहीं है। विशाखापट्टनम के पास प्रोजेक्ट वर्षा के तहत अपना खुद का ऐसा सीक्रेट अड्डा तेजी से बना रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सैटेलाइट और ड्रोन की निगरानी से कुछ भी छिपा नहीं है, क्या समुद्र की अथाह गहराइयां ही इस धरती पर छिपने की आखिरी महान जगह बची हैं?